चलिए आज देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पहले तो इसको नाम क्यों दिया गया सिकल सेल एनीमिया। देखिए हमारी नॉर्मल आरबीसी है, ये हमारे नॉर्मल आरबीसी का 3D स्ट्रक्चर है। ये जनरली बाइकॉनकेव शेप के रहते हैं। ठीक है, ये रेड कलर के हमारे आरबीसी होते हैं, ये सबको पता है। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हमारा एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है HB8, लेकिन कुछ जेनेटिकल म्यूटेशंस होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं HbS और सिकल हीमोग्लोबिन। सिकल हीमोग्लोबिन होने के कारण क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए ये सिकल सेल है ना। तो जब भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंज होगा, हमारा फेब्राइल कंडीशन होगी, ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, ऐसी कंडीशन में ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो जाता है और ये अपने आप को सिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये सिकल सेल आरबीसी जिस भी वेसल्स में फ़्लो हो रहे हैं, वहाँ पे वो उस वेसल्स को ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक जगह पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं, वो इजीली उस वेसल से पास आउट नहीं हो पाते। जनरली जो गोल आरबीसी राउंड आरबीसी है वो नॉर्मली वेसल से निकल जाते हैं, लेकिन इसका कंटिन्यूस सिकलिंग, इसकी मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण ये उस वेसल्स को ब्लॉक कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण हमको सिम्टम्स आते हैं। चलिए देखते हैं। ये नॉर्मल हमारा आरबीसी, ये आरबीसी है, ये आर्टरीज़ है हमारी, लेकिन आर्टरीज से ये जैसे ही कैपिलरी में जाता है तो ये सिकल सेल फॉर्म कर लेता है। जनरली हमारी आर्टरी, जब हमारी कैपिलरीज जो होती है, कैपिलरीज का पीएच जो होता है हमारी आर्टरीज से कम होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। तो ये जो सिकल सेल में हमेशा क्या होता है कि जब भी ये कैपिलरी सर्कुलेशन में जाता है तो ये अपने आप को सिकल सेल में कन्वर्ट कर लेता है। इसलिए जनरली सिकल सेल के पेशेंट्स जो होते हैं ये हाथ पैरों में स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हैंड फुट सिंड्रोम बोलते हैं, डेकेलाइटिस भी बोलते हैं। ये जनरली इसका बेसिक रीज़न यही है, क्योंकि जो कैपिलरी का पीएच है वो कम होता है, और जैसे ही कैपिलरी पीएच कम होता है और ऑक्सीजन भी कम होता है कैपिलरी में एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़ और आर्ट्रियोल्स, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिकल सेल में। ठीक है, इसको क्रिसेंट शेप आरबीसी भी बोलते हैं। देखिए ये क्रिसेंट शेप मून है, इसलिए ये पेरिफेरल स्मीयर में ऐसे ही दिखता है क्रिसेंट शेप का, इसलिए इसको क्रिसेंट शेप आरबीसी भी बोलते हैं। हाफ मून यानी क्रिसेंट शेप। ठीक है, अब इसका जेनेटिकल एसोसिएशन क्या है और ये क्यों होता है ये हम समझते हैं। देखिए ये प्रिवेलेंस क्या है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ ये कॉमन है अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ठीक है, ये सारे रीज़न हैं यहाँ पे ये कॉमन होता है। इसका एक थ्योरी ऐसी है कि जो यहाँ पे मलेरिया काफ़ी कॉमन है इन सारे रीजन्स में, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, इसमें मलेरिया कॉमन है। और जो सिकल सेल ट्रेट होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं सिकल सेल के, वो कंपेरेटिवली उनमें रेजिस्टेंस होता है या फिर उनमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन कम होता है। तो ये एक प्रपोज हाइपोथेसिस है कि शायद ये नेचुरल अडाप्टेशन हो, हमारी बॉडी का इवोल्यूशनरी अडाप्टेशन हो मलेरिया से बचने के लिए, कि अपने आप को सिकल सेल में कन्वर्ट कर ले। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है, लेकिन इसमें ये एक एडवांटेज है कि हमको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन नहीं होता है पेशेंट को, लेकिन एक डिसएडवांटेज है ये कि इसमें सिकल सेल डिसीज़ होना शुरू हो जाती है। एक देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कहाँ पे म्यूटेशन होता है, क्यों एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, कैसे म्यूटेशन होता है, मैं बताता हूँ। एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन रहती है। ठीक है, सिकल सेल में हमेशा बीटा चेन में प्रॉब्लम आती है, अल्फा चेन हमेशा नॉर्मल रहती है। फिटस जो रहता है, फिटल या चाइल्ड हीमोग्लोबिन होता है अप टू 6 मंथ जो होता है, 6 मंथ के बाद वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। 6 मंथ में प्रीडोमिनेंट उसमें HbA2 और फिटल हीमोग्लोबिन होता है। फिटल हीमोग्लोबिन में 2 गामा चेन रहती है और 2 अल्फ़ा, और HbA2 में जो 2 डेल्टा और 2 अल्फ़ा। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिटल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं है, इसलिए इनिशियली जो 6 महीने होते हैं उसमें कभी भी सिकल सेल का प्रेजेंटेशन नहीं होता है, सिम्टम्स नहीं आते हैं। जैसे ही ये स्विच होता है हीमोग्लोबिन फ्रॉम फीटल टू एडल्ट, ठीक है, फिटल टू एडल्ट, जैसे ही फिटल हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है और एडल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो 6 महीने के बाद उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट में। देखिए नॉर्मल HbA यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन है,
ये 2 अल्फ़ा चेन है, ये 2 बीटा चेन है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक पोजीशन 6 होती है बीटा चेन में, जैसे हमारे आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज़ का होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो जीन है जिसमें मैसेंजर आरएनए जाता है कि चलो आरबीसी ब्रेक डाउन हो गया, अब नए आरबीसी बनाया जाए, तो वो जीन होता है 11 नंबर पे, अल्फ़ा का जीन होता है 16 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन 6 पे पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है या मिस सेंस म्यूटेशन होता है, मिस सेंस म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामीन जो है, ग्लूटामीन जनरली फॉर्म होना चाहिए था पोजीशन 6 पे, वहाँ पे फॉर्म हो जाता है अमीनो एसिड वैलिन, जो इसका स्ट्रक्चर होता है बीटा चेन का। यहाँ पे पोजीशन 6 पे ग्लूटामीन की जगह पे वैलिन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे म्यूटेशन को हम बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस यानी फाइनल प्रोडक्ट, और मिस यानी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ही चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जो वैलिन है ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है, और जो ग्लूटामीन है ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो जो फाइनल आउटकम होगा, जो हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन बनना था उसकी बजाय हमको सिकल हीमोग्लोबिन मिल गया, तो इसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन होता है पोजीशन 6 पे, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर का जो जीन है वहाँ पे पोजीशन, जैसे ही वो मैसेंजर आरएनए भेजता है राइबोसोम्स पे कि आप अमीनो एसिड की चेन को एक जगह पे जमा कीजिए और फाइनल प्रोडक्ट हमको HbA बना के दीजिए, यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन बना के दीजिए, लेकिन वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने के कारण ग्लूटामीन जहाँ पे आना चाहिए था, ग्लूटामीन की जगह पे वहाँ पे वैलिन आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये पोजीशन 6 है, यहाँ पे ग्लूटामीन की जगह पे वैलिन आ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा सिकल हीमोग्लोबिन बन गया, और इसी के कारण सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऐसी दूसरे भी म्यूटेशन है, जैसे पोजीशन 6 पे अगर ग्लूटामीन की जगह पे लाइसिन आ गया तो हमको हीमोग्लोबिन सी मिलना शुरू हो जाएगा। 26 पे अगर लाइसिन आ गया ग्लूटामीन की जगह पे तो HbE, और वैसी पंजाब हीमोग्लोबिन है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन, जिससे फाइनल प्रोडक्ट अलग हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों, ये सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब ये होता है कि दोनों पेरेंट्स को कैरियर्स होना चाहिए, ठीक है। ये एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों कैरियर है सिकल सेल के लिए। अब अगर ये लोग शादी करते हैं तो इनका आउटकम क्या हो सकता है, जो बच्चे होंगे उनमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए, जेनेटिकल चार्ट कैसे बनता है, ये इस ए को इन दोनों से क्रॉस करते हैं, फिर एस को इन दोनों से क्रॉस करते हैं, तो ठीक है। फाइनल आउटकम ये है, जब ए को ए से क्रॉस किया गया तो ए बना, ए को एस से बना तो ए एस बना, एक एस को ए से क्रॉस किया तो ए एस बना, और एस को एस से किया तो एस एस बना। तो फाइनली ए जो है ये नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है। तो 25% की पॉसिबिलिटी नॉर्मल होंगी। ये दोनों जो है कैरियर्स है, तो 50% पॉसिबिलिटी जो है कैरियर्स की होंगी। और ये जो फाइनल एस एस है ये सिकल सेल डिसीज़ है, तो 25% की पॉसिबिलिटी जो है वो कैरियर होने की है। 25% नॉर्मल हो सकती है, यानी एक चाइल्ड नॉर्मल हो सकता है, 4 में से एक चाइल्ड सिकल सेल डिसीज़ हो सकती है, और 2 चाइल्ड को कैरियर हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऐसे म्यूटेशन होगा, और अगर दोनों कैरियर आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में आउटकम ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसमें कैरियर्स को सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं, और जो डिसीज़ होती है उसको सिकल सेल डिसीज़ बोलते हैं। कैरियर्स हमेशा असिम्प्टोमेटिक, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% असिम्प्टोमेटिक रहते हैं। उनका इम्पॉर्टेंस यही है कि उनको शादी से पहले दूसरे अपने अपोजिट पार्टनर की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि वो भी कैरियर ना निकले, शायद सिकल सेल कैरियर निकले या मे बी बीटा थैलेसीमिया कैरियर निकले, तो उनका आउटकम काफ़ी मतलब डेंजरस हो सकता है, ठीक है। और सिकल सेल डिसीज़ होती है, उसको सिकल सेल डिसीज़ बोलते हैं। चलिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि तो देखिए, सिम्टम्स जो है सिकल सेल एनीमिया की, ये एक चीज़ पे डिपेंड करते हैं मेनली, ये जिस वेसल्स पे फ्लो हो रहे हैं उस वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे उसका सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। अगर ये ब्रेन की वेसल्स जो है उसको ब्लॉक करेंगे
जैसे कैरोटीड हो गई या माइनर वेसल्स हो गई ब्रेन की जो, तो ये सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन या सेरेब्रल हेमरेज के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये ब्रेन इन्फ्रैक्शन हो सकता है। अगर ये लंग्स को करेंगे तो इसको बोलते हैं हम एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम यानी ये लंग्स की वेसल्स को ब्लॉक कर लेते हैं, इसमें लंग्स का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, लंग्स का उतना एरिया डेथ हो जाता है, इन्फ्रैक्टेड हो जाता है, इसलिए ये एक्यूट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। स्प्लीन में चलिए, इसका स्प्लीन का बहुत इम्पॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया में। इसमें ऑटोस्प्लीनेक्टॉमी होता है। ऑटोस्प्लीनेक्टॉमी का मतलब है हमारा स्प्लीन कुछ टाइम बाद अपने आप साइज़ में छोटा हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। ये क्यों होता है? देखिए, स्प्लीन जो है हमारी बॉडी में, वो इन सिकल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है रेगुलरली। हमारे जो भी 120 डेज़ का नॉर्मल साइकिल होता है आरबीसी का, उसके बाद वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं और हीम और ग्लोबिन अलग अलग यूटिलाइज हो जाता है। अभी सिकल सेल क्या होता है कि स्प्लीन की वेसल्स में जाके ब्लॉक हो जाते हैं, उतने एरिया को इन्फ्रैक्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिकल सेल आते हैं, वो उतने एरिया को इन्फ्रैक्ट करते हैं और उतने एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे कंडीशंस होने के कारण हमारा स्प्लीन अपने आप ऑटोस्प्लीनेक्टॉमी मोड पे चले जाता है। तो इनिशियली जो सिकल सेल एनीमिया वाला बच्चा है वो स्प्लीनोमेगली के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद 4, 5, 6 मंथ बाद उसमें ऑटोस्प्लीनेक्टॉमी हो जाती है। ठीक है। आइज़ में वो रेटिनोपैथी कॉज करेगा, उसके बाद में गॉल स्टोन कॉज करेगा, क्योंकि बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन स्टोन फॉर्म हो जाएंगे इसमें। बिलीरुबिन आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो बिलीरुबिन फॉर्म होगा और बिलीरुबिन स्टोन फॉर्म होंगे। किडनी में जो है पैपिला जो रहता है किडनी का, मेडुलरी में जो रहता है पैपिला, इसमें पैपिलरी इन्फ्रैक्शन होता है, मोस्ट कॉमन है। इसलिए हमको प्रोटीन यूरिया और हिमेचूरिया दिखता है। हमारे यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। अब बोन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बोन के साथ कैसे प्रेजेंट होता है। तो बोन के साथ इसका प्रेजेंटेशन दो चीज़ों से होता है। एक तो होता है अवैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी हमारी बोन को जो ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पे ये ब्लॉकेज आ जाते हैं, इसलिए अवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है। उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है और हमारा बोन का उतना एरिया डेड हो जाता है। दूसरा होता है वीनो ऑक्लूसिव, जो हमारी बार बार क्या होता है, ये हमारी हाथों पैरों की जो कैपिलरीज होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, इसलिए हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। उसको डेकेलाइटिस बोलते हैं, उसको हैंड फुट सिंड्रोम भी बोलते हैं, हैंड फुट सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है। तो मेनली इसका प्रेजेंटेशन देखिए, जिस वेसल्स में जाएगा उस वेसल्स को ब्लॉक करेगा और उस पर्टिकुलर वेसल्स, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके ये सिम्टम्स क्रिएट करेगा। ठीक है। ये देखिए हमारा हैंड फुट सिंड्रोम है, ये स्वेलिंग है हमारी इस बच्चे के हाथ में स्वेलिंग है, इसको डेकेलाइटिस भी बोलते हैं, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फुट। ठीक है, फिंगर्स, हैंड एंड फुट। तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है। अब इमरजेंसी सिचुएशन क्या है सिकल सेल एनीमिया में? 3-4 क्राइसिस वाली सिचुएशन है जिसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है अप्लास्टिक क्राइसिस। देखिए, पहले ही हमारा जो बोन मैरो होता है सिकल सेल एनीमिया में, उस पर एक्सेसिव बर्डन होता है, क्योंकि सिकल सेल की लाइफ स्पेन सिर्फ 20 to 40 डेज़ की होती है। नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज़ होती है और सिकल सेल आरबीसी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर इन्फेक्शन हो जाए, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पार्वो वायरस इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारी बोन मैरो वैसी सप्रेस्ड हो जाती है। इसको ओप्लास्टिक क्राइसिस बोलते हैं। पहले ही तो हमारी बॉडी में जो पेशेंट है उसकी बॉडी में ब्लड कम है, उसके ऊपर से उसका बोन मैरो और सप्रेस हो गया, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो जैसे ही वायरल इन्फेक्शन या वायरल लोड कम हो जाता है, ये बोन मैरो हमारा नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है। दूसरा होता है मेगलोब्लास्टिक क्राइसिस। ये प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी वैसे ही प्रेगनेंसी में होती है और सिकल सेल में और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं। फिर होता है हाइपर हीमोलिटिकल क्राइसिस, जो होता है कि बहुत ज़्यादा अगर सिकलिंग हो जाए तो हमारे आरबीसी बहुत स्पीड से ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है बहुत स्पीड से सडन ड्रॉप हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर हीमोलिटिकल क्राइसिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइसिस जो होता है, जिसको बहुत ज़रूरी है मैनेज करना, वो होता है स्प्लीन सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। क्या मैसिव अमाउंट ऑफ इसमें होता है, मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो स्प्लीन में जमा हो जाता है।
विद इन आवर्स 4-5 घंटे के अंदर एब्डोमिनल फुलनेस होती है, स्प्लीन बहुत इनलार्ज हो जाता है और सारा ब्लड जो होता है पुल होता है स्प्लीन की तरफ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए सारा की सारा ब्लड अगर स्प्लीन की तरफ जा रहा है तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, हमारी जो एक्सट्रीमिटी हाथ पैर हो जाएंगे उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और पेशेंट जो हो सकता है वो शॉक में जा सकता है, शॉक वाली सिंड्रोम। इसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, इसलिए इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लीन सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस को। ठीक है, अब देखते हैं डायग्नोसिस। फाइनल पॉइंट, डायग्नोसिस कैसे करते हैं सिकल सेल एनीमिया को। सबसे पहला है कि क्लिनिकली सस्पेक्टेड हो तो आप सीबीसी करवा लीजिए, पेरिफेरल स्मीयर करवा लीजिए, सिकलिंग टेस्ट होता है और एचपीएलसी या एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो सीबीसी की रिपोर्ट्स जो है, ये सिकल सेल पेशेंट है, 4 साल का बच्चा है, इसकी सीबीसी की रिपोर्ट है। देखिए इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन इसका जो है 6.2 है, आरबीसी काउंट जो है 2.3 है। देखिए एचबी बहुत कम हो गया है क्योंकि इसके आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहे हैं। आरबीसी ब्रेकडाउन होने के कारण इसका जो है टोटल आरबीसी काउंट कम हो गया है। अब इसके बाद जो इसके इंडाइसिस है ये नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के साथ प्रेजेंट होता है। एक्यूट इमरजेंसी है, एक्यूट क्राइसिस वाला है, इसलिए इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए हैं। इसके डब्ल्यूबीसी काउंट एक फॉल्सली भी रेज्ड होते हैं क्योंकि इसके इसमें एनआरबीसी भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और एनआरबीसी का और सीबीसी सेल काउंटर है वो हमेशा डब्ल्यूबीसी जैसा काउंट कर लेते हैं, इसलिए इसको करेक्टेड डब्ल्यूबीसी काउंट देना चाहिए। प्लेटलेट कम है, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो, एक्यूट इमरजेंसी हो, सिकलिंग हो, जिसके कारण ये इसका प्रेजेंटेशन है, फीवर के साथ प्रेजेंट हुआ था पेशेंट। तो इसमें ऐसे ऐसे फाइंडिंग्स होते हैं। जनरली हीमोग्लोबिन हमेशा कम मिलता है, आरबीसी काउंट कम मिलते हैं, इंडाइसिस नॉर्मल मिलते हैं और एक्यूट कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ा होता है। नेक्स्ट होता है जब इसको पेरिफेरल स्मीयर में देखते हैं तो हमको ऐसे सिकल सेल आरबीसी दिखते हैं। देखिए ये सब सिकल सेल आरबीसी है। सिकल सेल आरबीसी हमेशा याद रखिए क्रिसेंट शेप के होते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज एक शिगार शेप आरबीसी होते हैं जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दिखते हैं। देखिए इसके एंड जो होते हैं ये हमेशा टैपरिंग होते हैं और इसके एंड हमेशा होते हैं राउंडेड एंड होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल आरबीसी बहुत ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं पेरिफेरल स्मीयर में। नेक्स्ट होता है सिकलिंग टेस्ट होता है। सिकलिंग टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए हमको हाइपोक्सिया क्रिएट करना है और जो पेशेंट का आरबीसी है उसको उसमें हाइपोक्सिक कंडीशन में रखना है। अगर उसमें सिकल सेल होगा तो अगर सिकल सेल हीमोग्लोबिन होगा तो वो पॉलीमराइज हो जाएगा और अपने आप को सिकल सेल में कन्वर्ट कर लेगा। तो हाइपोक्सिया क्रिएट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस इजीली यूज़ होता है, तो ये है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। तो इसको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का 1 ड्रॉप और 1 ड्रॉप आरबीसी का जो रहता है उसको ये करते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। कवर करने के हाफ एन आवर्स बाद उसको देखते हैं तो उसके देखने में अगर उसमें हीमोग्लोबिन सिकल होगा तो वो ऐसा सिकलिंग के साथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव सिकलिंग टेस्ट बोलते हैं। फाइनली देखिए बहुत सारी कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि टेम्पररी सिकलिंग दिखे, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट है लेकिन कन्फर्मेटरी नहीं है। तो सिकल सेल एनीमिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस या तो फिर एचपीएलसी। हमको एग्जैक्टली क्वांटिफिकेशन करना है कि सिकल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए ये एक 4 साल के बच्चे की रिपोर्ट है। ऑब्वियसली इसमें सिकल हीमोग्लोबिन जो है 67% है, फिटल हीमोग्लोबिन है 29% है और HbA2 3.7 है। इसमें नोट करने वाली बात है कि इसमें जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, सिकल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, फिटल हीमोग्लोबिन का भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि 4 साल है। मैंने आपको बताया ट्रांजिशन पीरियड 6 महीने का होता है, 6 महीने बाद फिटल हीमोग्लोबिन एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए 4 साल में फिटल हीमोग्लोबिन टोटली एबनॉर्मल है। HbA2 का परसेंटेज 3.5 इसका जनरल क्राइटेरिया होता है, 3 पॉइंट से ऊपर एबनॉर्मल होता है। तो ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तो सिकल सेल कंफर्म है, एक सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। जब एक पेरेंट सिकल सेल का कैरियर हो और एक पेरेंट्स बीटा थैलेसीमिया का कैरियर हो तो उन दोनों के जीन आके उसमें सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, देखिए ऐसी विंडो फॉर्म होती है, ऐसा ग्राफ फॉर्म होता है। तो मोस्टली जो ग्राफ फॉर्म हुआ है वो फिटल हीमोग्लोबिन का ग्राफ फॉर्म हुआ है, सिकल सेल का हुआ है, फिटल हीमोग्लोबिन का हुआ है और HbA2 का हुआ है।
HbA जो है एडल्ट हीमोग्लोबिन का ग्राफ बिल्कुल फॉर्म नहीं हुआ है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का है HPLC में, और HPLC और इलेक्ट्रोफोरेसिस ये दो इसकी कन्फर्मेटरी है। हमको जनरली क्या करना है, सिकल हीमोग्लोबिन, HbA2 और फिटल हीमोग्लोबिन, ये 3 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इनका परसेंटेज कितना है, सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए ट्रीटमेंट। अब ऑलरेडी डायग्नोस हो चुके हैं जो पेशेंट, बहुत इजी है डायग्नोसिस, पेरिफेरल स्मीयर, CBC, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस और सिकलिंग टेस्ट। फाइनली जो डायग्नोस हो चुके हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर क्या करना है। देखिए, प्रिवेंटिव मेजर बहुत ज़रूरी है सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि ये क्यूरेबल डिसीज़ नहीं है। जो हमारा HbB जो 11 नंबर का जीन है, वो थ्रू आउट द लाइफ एबनॉर्मल सिकल हीमोग्लोबिन फॉर्म करता जाता है। इसलिए क्या होता है, देखिए, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि सिकल सेल क्यू कंडीशन, किस कंडीशन में हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, वो कंडीशन है एक्सट्रीम स्ट्रेस वाली कंडीशन, बहुत ज़्यादा कोल्ड वाली कंडीशन, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन, या जहाँ पे ऑक्सीजन कम रहता है, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन। तो हमेशा याद रखना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, कोल्ड टेम्परेचर में नहीं जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। डिहाइड्रेशन जनरली फीवर वगैरह कंडीशन में भी हो सकता है, इसलिए फीवर वगैरह इन्फेक्शन वाली कंडीशन को अवॉइड करना है। दूसरा हाइपोक्सिया। अब एक इसमें है हमेशा वैक्सीनेशन, ग्राम पॉजिटिव के लिए जो है, ग्राम पॉजिटिव के लिए कवर करना है हमको वैक्सीनेशन, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसको स्प्लीन मैक्रोफेज हमारी बॉडी से निकालता है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें ऑटोस्प्लिनेक्टोमी हो जाती है, हमारा स्प्लीन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, इसलिए हमको निमोकॉकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमेशा देना चाहिए बच्चों को जो ऑलरेडी डायग्नोज है सिकल सेल वाले। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्टिक। देखिए, ये अप टू 5 इयर्स तक देते हैं छोटे बच्चों को जैसे ही डायग्नोस हो जाती है, क्योंकि उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन 6 मंथ टू 1 ईयर में आना शुरू हो जाता है। 2 ईयर मैक्सिमम उसमें सिकल सेल डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसको प्रोफाइलेक्टिक के लिए पेनिसिलिन देते हैं। और जिसका स्प्लीन निकला वाला है, स्प्लीनेक्टोमी किया वाला है जो बच्चे का, उसको थ्रू आउट द लाइफ पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्टिक देना पड़ता है। ठीक है, अब जो होता है, जो हैंड फुट सिंड्रोम होता है, डेकिलाइटिस होता है, और वैसो ऑक्लूसिव एपिसोड्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। ये 3 कंडीशन है, टेम्परेचर रेज रखना है, ठीक है, फ्लूइड मेंटेन करना, IV फ्लूइड्स लगाना है, ऑक्सीजन देना है उसको, पेन किलर देना है, ये बेसिक ट्रीटमेंट है। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्शियल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है, उसको ब्लड देना है, पार्शियल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है, ताकि उसके जो सिकल हीमोग्लोबिन जो सर्कुलेट हो रहे हैं RBC, वो कम हो जाए बॉडी में। ठीक है, अगर वो स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट के साथ प्रेजेंट होता है, पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट होता है, तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का गोल ये होना चाहिए कि 30% से नीचे हम सिकल सेल रखें। इसलिए उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इनिशियली सप्लाई करना है, और रेगुलरली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ताकि फ्यूचर में उसको ऐसे एपिसोड्स ना आए। चेस्ट सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट होता है तो उसको ऑक्सीजन देना है, एनाल्जेसिक देना है, प्रॉपर एंटीबायोटिक देना है, और फाइनली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तो उसका मेन ट्रीटमेंट है। ठीक है, कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल है। देखिए, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन, हाइड्रेशन। ऑक्सीजन दे सकते हैं, हाइड्रेशन के लिए IV फ्लूइड लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। लेकिन उसको ऐसे भी ड्रग्स है जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया है। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, फ़ीटल हीमोग्लोबिन जो है, फ़ीटल हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। मैंने आपको बताया कि फ़ीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 गामा चेन्स होती है। ठीक है, तो इसमें बीटा चेन्स नहीं होती है, इसलिए ये सिकल सेल फॉर्म नहीं करता है। फ़ीटल हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण इसमें जो पेशेंट जो होता है सिकल सेल एनीमिया का, उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। जनरली 5 mg जो होता है हाइड्रोक्सी यूरिया का जो डोज़ होता है 5 mg पर केजी के हिसाब से स्टार्ट करते, और मैक्सिमम टॉलरेंस इसका मैक्सिमम जो लिमिट है 35 mg पर केजी के हिसाब से रहता है। ठीक है, अब फाइनली एक और चीज़ है, क्यूरेबल चीज़ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि भाई ऐसा बोन मैरो उसकी बॉडी में इन्फ्यूज़ किया जाए ताकि वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ही ना बनाए। लेकिन देखिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स है। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में स्टीरॉइड्स और इम्यून सप्रेसेंट देना पड़ता है बच्चे को।
इसलिए इसमें मॉर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसमें डेथ होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये उन चीज़ों, उन बच्चों के लिए या उन पेशेंट्स के लिए रिज़र्व है जिनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इन ऐसी कंडीशंस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक फाइनल रिज़र्व है। एक और होपफुल थेरेपी है, एक जीन थेरेपी है। ठीक है, जीन थेरेपी एक अंडर कंट्रोल ट्रायल में है। जीन थेरेपी देखिए, इससे ज़्यादा होप अभी तो नहीं है, क्योंकि एक तो ये अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ अगर ये अवेलेबल हो भी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ठीक है, ये बेसिक था सारे सिकल सेल एनीमिया का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।